हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो इस क्लास में हम शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, परिवहन के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन किसे कहते हैं? जब हमें किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो या हमें किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमें परिवहन की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम जानते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, वो कितने टाइप का होता है और क्या क्या होता है। हमारे सिलेबस में बहुत डिटेल में तो नहीं है, हम ऊपर ऊपर से सिर्फ पढ़ेंगे, सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ेंगे, सिर्फ उसी को याद रखेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा डिटेल में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। सबसे पहले आप ये बताइए, जो ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि जिसको परिवहन बोलते हैं, वो होता कितने टाइप का है। तो देखिए, हमारे देश में जो हमें पता है परिवहन जो होता है 4 टाइप का होता है। सबसे पहला क्या है? रोडवेज, सारे लोग जानते होंगे रोडवेज। और दूसरा क्या है? दूसरा है रेलवेज, रेलवेज जिसको रेल बोलते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है वाटरवेज, वाटरवेज यानी कि जलमार्ग। चौथा क्या है? एयरवेज, हिंदी में बोलते हैं वायु मार्ग। ये 4 टाइप के ट्रांसपोर्ट यानी कि 4 टाइप के परिवहन हमें पढ़ने हैं और हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो चलिए हम रोडवेज से शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला ट्रांसपोर्ट शुरू होता है, जो मेरे और आपके घर के पास से जो ट्रांसपोर्ट शुरू होता है, उसको रोडवेज बोलते हैं। जो सबसे ईजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको हम रोडवेज बोलते हैं, क्योंकि ईजिली हर जगह अवेलेबल है। तो चलिए हम रोडवेज से रिलेटेड चीज़ों को जानते हैं और क्या क्या इससे जुड़ी चीज़ें हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, नेशनल हाईवेज होता क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग आपने सुना होगा, ये क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि 1960 में इसे बनाया गया था। अब इसके डेट वगैरह के बारे में मत पढ़िएगा, क्योंकि इसका कोई डेट नहीं है, ये कानून के अंडर में बनाया गया था। तो इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि हम कोई क्या कि आपसे एग्जाम में कोई डेट पूछेगा। अगर आपसे क्वेश्चन आया तो ईयर के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका कोई भी डेट नहीं है, ये कानून के अंडर में बनाया गया था। जब भी कोई चीज या जब भी कोई संस्था कानून के अंडर में बनती है तो उसका कोई डेट नहीं होता, वो डायरेक्ट निकल के आती है और ईयर हमें पता होता है। इससे जो क्वेश्चन आ सकता है वो सिर्फ यही आ सकता है कि नेशनल हाईवे को कब बनाया गया था, कब इसकी शुरुआत हुई थी, कब ये वर्ड आया नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो 1960 है, 1960 है। किसके अंडर? नागपुर प्लान और बॉम्बे प्लान के अंडर। उस समय आपको पता होगा नागपुर को भी बॉम्बे ही बोलते थे, तो उसको बॉम्बे प्लान या नागपुर प्लान दोनों समझ सकते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे को कौन से प्लान के अंडर में बनाया गया था। आपको याद रखना है बॉम्बे प्लान या नागपुर प्लान। बॉम्बे प्लान, नागपुर प्लान कुछ भी नहीं है, हम हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि बॉम्बे में बैठ के उस प्लान को बनाया गया था। और किसके अंडर में बना था? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर में बना था। ये जो नेशनल हाईवेज होते हैं वो बनाता कौन है? तो नेशनल हाईवेज बनाता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप अच्छे से जानते होंगे। और जो हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NHIDCL। एंड जो हमारा तीसरा है वो है PWD यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो हमारे शहर में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम करती है, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। 28 अप्रैल 2010 को जो हम नंबरिंग करते थे नेशनल हाईवे की, जो हम पहले से कुछ नंबरिंग करके रखे थे कि NH1, NH2, NH3, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, तो उसको हमने भारत के गैजेट में ऐड कर दिया, यानी कि भारत के राजपत्र में ऐड कर दिया। ये गैजेट ऑफ इंडिया कुछ होता नहीं है, एक बुक होती है, एक डेटा होता है जिसमें हम सरकारी चीज़ों को नोट करते हैं। जैसे कि आपने गजेटेड ऑफिसर सुना होगा, जितने IAS IPS ऑफिसर्स वो गजेटेड होते हैं। जो भी ग्रुप बी को क्रॉस कर ले, ग्रुप बी के टॉप लेवल पे पहुंच जाता है तो वो गजेटेड ऑफिसर हो जाता है, उसका इस गजेट में नाम आ जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो आप ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट नेशनल हाईवे से याद रखिएगा। तो चलते हैं और हम एक एक करके समझते हैं ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सारी संस्थाओं के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं NHAI पे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये हमारा है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसा मैंने आपको बताया था, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कानून के अंडर में आया था। एक कानून बनाया गया था 1988 में, 1988 में, जिसके हेडक्वार्टर को नई दिल्ली में रखा गया था। और किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर में। ये आपका जो बना था वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 के अंदर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 यानी कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के अंडर में बना था, जिसमें कहा गया था कि NHAI जो है नेशनल हाईवे को डेवलप करेगा, मेंटेन करेगा और मैनेज करेगा।
यानी कि उसको पहले बनाएगा, उसकी रखवाली करेगा और उसको मैनेज करेगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और 2019 तक जो हमें पता है कि 1,42,126 किलोमीटर तक का हमने नेशनल हाईवे बना लिया था। जब मोदी सरकार बनी थी 2014 में, तो हमारे देश में जो नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ था वो 96,000 किलोमीटर था, 96,000 किलोमीटर था, जिसको मोदी सरकार ने, जिसको बीजेपी की गवर्नमेंट ने 2 लाख किलोमीटर करने का टारगेट लिया था, जो कि अभी 2019 में जब डेटा आया था तो उसके हिसाब से 1,42,126 किलोमीटर हो चुके थे। जो हमारे नेशनल हाईवे हैं पूरे देश के अगर मिला दे तो वो सिर्फ 2.7% है अगर हम सारे रोड को मिला के देखें तो। पर अगर हम भार की बात करें तो पूरे देश का 40% भार ये सिर्फ 2.7, यानी कि हमारे जो ये 2.7% रोड हैं वो देश का 40% भार उठाते हैं। टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज कितने हमारे देश में? 250 थे, जिसमें से 228 कंप्लीट हो गए हैं। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा और ये 2019 का डेटा है, नया डेटा अभी नहीं आया हुआ है, तो आप इसको बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे। ये डेटा सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दिया है कि इतने कंप्लीट हो गए हैं, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है, जिसमें आपको ठीक लगे आप पॉज करके आप एक बार देख लीजिएगा। ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि NHAI को कब बनाया गया था, 1988 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। इसका काम क्या है? तो ये डेवलप करता है, मेंटेन करता है, मैनेज करता है, यानी कि विकास करता है, रख रखाव करता है और प्रबंधन इसका काम है। रोड की लंबाई और रोड की चौड़ाई से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और हमारे नेशनल हाईवे कितना भार उठाते हैं? वो 40% उठाते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग और आधारिक संरचना विकास निगम, NHIDCL वॉज क्रिएटेड इन 2014। याद रखिएगा, इसको 2014 में बनाया गया था। और इसको बनाया किस लिए गया था? जैसे कि हमारा NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट आपको पता है जो हमारा इंडिया का पार्ट कुछ इस तरीके का दिखता है, इस पार्ट में जब रोड बना रहा था तो उसको बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, जिसमें एक्सपर्ट्स को रखा गया कि जो बताएंगे कि पहाड़ों पे और दुर्गम स्थल पे कैसे रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाए। इस संस्था का काम सिर्फ ये था कि सिर्फ एक्सपर्ट का एडवाइस प्रोवाइड करना है NHAI को। तो हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा सेंट्रल रोड फंड, सेंट्रल रोड फंड CRF। अब ये क्या होता है? जब नेशनल हाईवेज को बनाया गया था तब ये हुआ कि अब नेशनल हाईवेज जो हम नए बनाएंगे उसके लिए हमारे पास फंड कहाँ से आएगा? तो ये हुआ कि भाई जो रोड को इस्तेमाल करता है उससे हम पैसे वसूलेंगे। तो रोड को कौन इस्तेमाल करता है? तो रोड पे लोग पैदल भी चलते हैं, रोड पे लोग बाइक से भी चलते हैं, रोड पे लोग कार से भी चलते हैं और रोड पे लोग ट्रक से भी चलते हैं। तो ये हुआ कि हम सबसे पैसे वसूलेंगे और पैसे इकट्ठा करेंगे और नए हाईवेज बनाएंगे। फिर ये हुआ कि जो उस पे पैदल चल रहा है वो तो रोड को बर्बाद नहीं कर रहा है, और रोड नहीं भी रहेगा तो भी पैदल चलने वाला चल लेगा। तो ये सरकार ने डिसाइड किया कि ठीक है, जो उस पे वाहन लेके चल रहा है, गाड़ी लेके चल रहा है, बाइक लेके चल रहा है, कार ट्रक जो भी लेके चल रहा है, हम उस पर टैक्स लगाएंगे। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन चल रहा है और हम टैक्स कैसे लगाएंगे? तो इसलिए क्या किया गया? तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000 में इसको बनाया गया था, ईयर 2000 में। ये क्या कह रहा था कि ये कह रहा था कि सेस लगा देते हैं। सेस होता क्या है? सेस जैसे हमारा टैक्स होता है वैसे ही सेस होता है, पर सेस जो है मैंडेटरी होता है, आपको देना ही है, आप मना नहीं कर सकते हैं। ये अनिवार्य है कि आप इसको मना नहीं कर सकते हैं। और किस पे लगाया? पेट्रोल और डीजल पे लगा दिया कि आप अपने गाड़ी में पेट्रोल भराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप उस पेट्रोल से हमारे रोड पे चलने वाले हैं। तो जो पेट्रोल भरवाएंगे, जो डीजल भरवाएंगे, हम उस पे पैसे वसूल लेंगे। तो उस पैसे से हम क्या करेंगे? नेशनल हाईवे बनाएंगे, स्टेट के रोड्स बनाएंगे, गांव के रोड बनाएंगे, रेलवे अंडरब्रिज या ओवरब्रिज बनाएंगे और समुद्र के रास्ते बनाएंगे, यानी कि पोर्ट्स को डेवलप करेंगे। तो कितने पैसे हम वसूलेंगे इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो सरकार ने डिसाइड किया कि जो हमारा कस्टम लगता है इंपोर्ट पे और जो हमारा एक्साइज लगता है प्रोडक्शन पे, तो उसमें पेट्रोल और डीजल पे हम उस कानून के तहत सेस लगा देते हैं। तो सेस कितना लगाया गया? तो 2 रुपए सेस लगाया गया। तो पहले उस पे कस्टम, पेट्रोल पे पहले कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, उसके लिए 2 रुपए उसमें अलग से सेस लगाते हैं सेंट्रल रोड फंड का, और टोटल जो है 6 रुपए प्रति लीटर हम हर किसी से वसूल करते हैं। अगर आप पेट्रोल भरवाते हैं तो 6 रुपए जो है पेट्रोल का आपके वो इसी फंड में चला जाता है, सेंट्रल रोड फंड।
और अगर आप डीजल भी भरवाते हैं तो उसका भी 6 रुपए इसी फंड में चला जाता है। और याद रखिएगा, ये जो फंड बनाया गया था ये है नॉन लैप्सेबल। अब ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जब भी हमारी सरकार कोई फंड बनाती है कि इस चीज के लिए, तो वो फंड का पूरा पैसा खर्चा करना होता है उस साल में या उस 5 साल में। जब सेंट्रल रोड फंड बनाया गया तो उसमें बोला गया था कि ये नॉन लैप्सेबल होगा। नॉन लैप्सेबल मीन्स क्या होता है कि एक साल में अगर हम जो टारगेट करेंगे उस फंड को खर्चा करने का, अगर हम उसमें नहीं खर्च कर पाते हैं तो पैसा अगले साल कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि वो पैसा हम अगले साल भी खर्च कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं नॉन लैप्सेबल। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि फंड कहां से आता है। तो CRF यानी कि सेंट्रल रोड फंड एक्ट बनाया गया था 2000 में, उससे। और कितना आता है, तो 6 रुपए पर लीटर आता है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो हर किसी को पता होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको कब बनाया गया था, तो 25 दिसंबर 2000 को बनाया गया था। इसको रट लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये आपके दिमाग में हर टाइम पे रटा रटा याद होना चाहिए। और किसकी सरकार ने बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको अप्रूव किया था। और इस योजना का टारगेट क्या था, कि इस योजना का टारगेट था कि कई सारे गांव हैं जो कनेक्टेड नहीं है शहरों से, उसको कनेक्ट करना। तो हम किसको कनेक्ट करेंगे, तो किस गांव को कनेक्ट करेंगे, तो वो गांव जमीन पे होना चाहिए और उसकी आबादी मिनिमम 500 या उससे ऊपर होनी चाहिए। और पहाड़ों पे अगर बात करें तो उस गांव की आबादी 250 से ऊपर होनी चाहिए, तभी उस गांव को कनेक्ट किया जाएगा। और 2017 तक, दिसंबर 2017 तक 82% गांव हमारे कनेक्ट हो चुके थे। अभी भी 2017 के बाद 47,000 जो गांव हैं, 47,000 गांव हैं जो अभी बचे हुए हैं। और हरियाणा ही वो पहला स्टेट था जिसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड बनाया था और अपने रोडों को कनेक्ट किया था। आप हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा पॉज करके, इंग्लिश में तो मैं समझा ही रहा हूं पर मैं हिंदी में भी समझा दे रहा हूं। तो आप हिंदी इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज ठीक लगे, आप एक बार पॉज करके इसको समझ लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अब आता है हमारा बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, निर्माण, संचालन, स्थानांतरण। अब BOT होता क्या है, तो ये कहा गया था कि सरकार के पास तो पैसा हमेशा होता नहीं है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। तो वो क्या करेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे फर्म्स को मिला के एक बड़ा फर्म बनाएंगे, यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे फर्म्स को मिला के एक बड़े बड़े समूह को बनाएंगे। और उस समूह का काम क्या होगा कि सबसे पहले तो वो बिल्ड करेगा, यानी कि निर्माण करेगा। उसने रोड को बना दिया इस तरह का, अब इसको क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। ऑपरेट यानी कि इसको चलाएगा। चलाने के लिए वो क्या करेगा, इस पर टोल लगा देगा, क्योंकि पैसे तो उसने खर्च किए हैं, तो इस पर टोल प्लाजा लगा देगा। आप जाएंगे इधर तो पैसे देने पड़ेंगे, इधर से आएंगे तब भी पैसे देने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट का कुछ एग्रीमेंट रहेगा उस फर्म के साथ कि आप इतना कॉस्ट लगा रहे हैं, उसके बाद इतना इनकम अगर आपका हो जाएगा तो आप इसको ट्रांसफर कर देंगे। किसको ट्रांसफर कर देंगे, गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि NHAI को ट्रांसफर कर देंगे। तो आप देखे होंगे कि इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्राइवेट फर्म के नाम से होते हैं, बहुत सारे रोड हैं जो प्राइवेट कंपनियों के नाम पे होते हैं। तो एक बार उसका टेंडर खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप NHAI के बोर्ड उस पर लग जाएंगे। तो उसमें टोल प्लाजा के चार्जेस भी गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे हैं। अगर आप 6 लेन पे चल रहे हैं तो 2 रुपए 20 पैसे प्रति किलोमीटर आपको पे करना पड़ेगा, और नॉर्मल 4 लेन पे चल रहे हैं तो 1 रुपए 20 पैसे प्रति किलोमीटर आपको पे करना होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। तो अगर हम अपने नेशनल हाईवेज की बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज, तो आप सिर्फ ये 9 नेशनल हाईवेज रट लीजिएगा, आपको हमेशा याद होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन फंसा एग्जाम में नेशनल हाईवे से रिलेटेड तो वो बिल्कुल ये 9 में से ही कोई ना कोई आ सकता है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं NH1, ये जाता है नई दिल्ली से वाघा बॉर्डर यानी कि अमृतसर को कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद आता है NH1A, ये कहाँ से कहाँ जाता है, ये लेह से मनाली जाता है। हाईएस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है जो रोहतांग पास से पास होता है। आप याद रखिएगा इंडिया का सबसे हाईएस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे नेशनल हाईवे वो है NH1A। पर हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे रोड की बात करेंगे तो ये रोड नहीं है, हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। हम नेशनल हाईवेज की बात कर रहे हैं जिसपे नंबरिंग होती है। इस नेशनल हाईवे का नंबरिंग है NH1A। NH2 दिल्ली से लेके कोलकाता तक जाता है, और NH7 हमारा वाराणसी से कन्याकुमारी जाता है। आपको पता होगा कुछ साल पहले NH7 हमारा इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे था, पर अब उसको चेंज कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है हमारा NH8 जो जाता है दिल्ली से मुंबई जाता है, जयपुर, बड़ौदा, अहमदाबाद को कनेक्ट हुए जाता है। और इंडिया का सबसे बिजिएस्ट नेशनल हाईवे अगर क्वेश्चन है
सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला कोई नेशनल हाईवे है तो वो दिल्ली से मुंबई NH8 ही है। उसके बाद हमारा आता है NH15 NH15 जो समखाली गुजरात से लेके पठानकोट पंजाब तक जाता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बॉर्डर के साथ साथ जाता है। जो हमारा इस तरह का इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का ये बॉर्डर है, ये हमारा राजस्थान है, तो वो रोड कुछ यहाँ से इस तरीके का गया है बॉर्डर के बगल से होकर, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला चलते हैं NH27, ये पोरबंदर गुजरात से लेके सिलचर तक जाता है आसाम में। ये 3507 किलोमीटर लंबा है और सेकंड हाईएस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है। दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है इंडिया का, याद रखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे अगर आपसे पूछा जाए तो NH27 है। और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम इसके आगे बात करेंगे इसके बारे में। और जो अगला हमारा नेशनल हाईवे वो NH44 है, जो कहां से कहां जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। और याद रखिएगा ये 3745 किलोमीटर लंबा है और लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। आप ये सब किलोमीटर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये किलोमीटर आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा और सबसे छोटा। और उसके बाद आप याद रखिएगा NH47A जो कुंडनूर टू विलिंगडन आइलैंड तक जाता है, कोच्चि में, केरला में है ये। और ये सिर्फ 6 किलोमीटर कवर करता है और इंडिया का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, सबसे छोटा है ये, सबसे छोटा नेशनल हाईवे, स्मॉलेस्ट है, याद रखिएगा ये नेशनल हाईवे NH47A। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अब आता है हमारा जो टॉपिक है वो एक्सप्रेसवे है। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली में एक्सप्रेसवे का ट्रेंड चल गया है। एक्सप्रेसवे क्या है, 6 लेन या 4 लेन की रोड को हम एक्सप्रेसवे बोलते हैं, जिसपे आपको कोई ट्रैफिक नहीं होता, आपको कहीं रुकना नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं होता, सारी चीजें होती हैं बिल्कुल साइड में हट के होती हैं। तो आपको उस रोड में एक भी रुकावट नहीं मिलेगा, एक भी बैरियर नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको रोका नहीं जाएगा। और स्पीड लिमिट भी थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि 120 140 तक भी आप गाड़ियों को चला सकते हैं ऐसे रोडों पे। तो हमारे इंडिया में जो सबसे फेमस 1-2 एक्सप्रेसवे हैं आपको पता होगा, अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है, बहुत फेमस है, दिल्ली से लेके आगरा तक, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। तो आपको सिर्फ इसमें याद रखना है कि सिर्फ सबसे पहला हमारे देश में कौन सा एक्सप्रेसवे बना है, तो सबसे पहला हमारे देश में अहमदाबाद से बड़ौदा वाला, अहमदाबाद से बड़ोदरा वाला एक्सप्रेसवे जो हमारे देश में सबसे पहले बना है। और आपसे इसके डेट वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और हमारे देश में बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं, लेकिन अभी मैक्सिमम जो है उसमें से 80% अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि बन रहे हैं। और जो हमारा एक्सप्रेसवे है वो कोई जरूरी नहीं है NHAI ही बनाता है, एक्सप्रेसवे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे में जो खर्चा आता है वो सरकार नहीं उठा पाती है। और जो मुंबई पुणे का जो एक्सप्रेसवे बना था वो NHAI का नहीं था, वो स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा भारतमाला प्रोजेक्ट। जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने लॉन्च किया था 31 जुलाई 2015 को। उन्होंने डिसाइड किया था कि हम भारत में एक माले तरीके का रोड बनाएंगे, जो भारतमाला प्रोजेक्ट उसका नाम रखा। जो हमारे चारों महानगर हैं बड़े बड़े, उनको जोड़ने का फैसला किया और एक माला जैसा शेप बनाने का फैसला किया। तो ये कहां से कहां जुड़ता है, ऊपर में ये दिल्ली जुड़ता है, उत्तर में दिल्ली को जोड़ता है, दक्षिण में ये चेन्नई को जोड़ता है, पूरब में ये कोलकाता को जोड़ता है, पश्चिम में ये मुंबई को जोड़ता है। तो आपसे इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। भारतमाला जो प्रोजेक्ट था वो इन चारों महानगरों को जोड़ने का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, ताकि जो इधर नॉर्थ ईस्ट है हम इधर आराम से पहुंच सकें, और इधर जो गुजरात का पोर्शन है हम वहां भी आराम से पहुंच सकें, और इधर जो जम्मू कश्मीर का एरिया है हम यहाँ भी आराम से पहुंच सकें, और जो हमारा इधर तमिलनाडु है, कन्याकुमारी है, हम इधर भी आराम से पहुंच सकें। इसीलिए ये प्रोजेक्ट डिसाइड किया गया था। तो आपको सिर्फ इसका डेट याद रखना है कि भारतमाला परियोजना कब किया गया था, और आपको याद रखना है कि किन 4 शहरों को जोड़ा गया था, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं अभी अपने अगले टॉपिक पे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना। इसमें क्या किया गया था, इसको 1999 में इसको प्लान किया गया था कि बनाएंगे, और 2001 में इसको लॉन्च किया गया था, और 2012 में ये प्रोजेक्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया था। और 5846 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट था, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में क्या था, जैसा कि अभी आपने भारतमाला के बारे में देखा था कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हैं, पर इसमें कुछ और बड़े शहरों को, जैसे चंडीगढ़ से लेके कन्याकुमारी को भी हम जोड़ते हैं इसमें। यहाँ आप देखिए NH8 है इसमें,
और NH4 है इधर मुंबई से चेन्नई वाला, और NH5 है चेन्नई से लेके कोलकाता वाला, और दिल्ली से लेके कोलकाता तक वाला अभी हमने पढ़ा था NH2 है। ये 4 NH को बना के एक चतुर्भुज बनाया गया था, यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया गया था एकदम शेप में, जिसके बीच में सिर्फ बड़े बड़े महानगरों को कनेक्ट किया गया था। जैसे अगर आप NH2 की तरफ जाएं तो देखिए आगरा है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, कानपुर है, धनबाद है, कोलकाता है। और अगर हम इधर की तरफ जाएं चेन्नई की तरफ कोलकाता से तो विजयवाड़ा है, विशाखापट्टनम है। और चेन्नई से अगर हम मुंबई की तरफ जाएं तो बैंगलोर पड़ेगा, गोवा भी आएगा, फिर पुणे आएगा, फिर मुंबई आएगा। और मुंबई से हम दिल्ली की तरफ जाएं तो यहाँ आपको तो पता ही है कि मथुरा भी पड़ेगा। मुंबई से अगर हम दिल्ली की तरफ जाएं तो आपको पता है अहमदाबाद पड़ेगा, मथुरा पड़ेगा, फिर जाके दिल्ली पड़ेगा। ये चारों नेशनल हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। इससे ज्यादा डिटेल में आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी हम समझ लेते हैं। ये टॉपिक भी आप याद रखिएगा क्योंकि अभी पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो क्या है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं किया है सरकार ने, वो आपको पता है, कुछ ना कुछ करना है तो कुछ ना कुछ कर देंगे। इसमें जो ऊपर से लेके नीचे तक रोड गया है वो NH44 ही है, जो अभी आपको बताया था कि NH44 कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है। यहाँ श्रीनगर है, श्रीनगर से लेके कहाँ कनेक्ट करता है, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जाता है। और जो दूसरा हमारा नेशनल हाईवे है वो है NH27, NH27 नेशनल हाईवे 27, राष्ट्रीय राजमार्ग 27। ये कहाँ से कहाँ जोड़ता है? यहाँ पे एक जगह है पोरबंदर, और यहाँ पे एक जगह है सिलचर। सिलचर कहाँ है? आसाम में है। ये दोनों नेशनल हाईवे मिलके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाते हैं, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर बनाते हैं। इससे ज्यादा इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। ये किलोमीटर वगैरह मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए रख दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर NCL के बाद भी हमें तैयारी करना है, तो वो बच्चे तो इसे जरूर पढ़ लें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में आपके पेपर में NCL HEMM के पेपर में इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। अब देखिए, जो नेशनल हाईवे की मार्किंग होती है, जब भी ऊपर में ये जो रंग हो पीले रंग का हो, ये जो रंग हो पीले रंग का हो, और इस पे कुछ नंबर लिखा हो, जैसे कि 27 लिखा हो, 26 लिखा हो, तो आप याद रखिएगा वो नेशनल हाईवे की बात कर रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा है। अगर हरे रंग का हो, ग्रीन कलर का हो, और उसमें कुछ नेशनल हाईवे का नाम दिया हो 60 जैसे कि, यानी कि वो स्टेट हाईवे है, यानी कि राज्य का राजमार्ग। जब भी नीले या काले रंग का आपको बोर्ड दिखे और नीचे व्हाइट हो और इस पे कुछ नंबर लिखा हो, तो वो सिटी या डिस्ट्रिक्ट का रोड होता है, यानी कि किसी बड़े शहर या किसी जिले का रोड होता है। और ऑरेंज या व्हाइट आपको नजर आए, ये ऊपर का ऑरेंज संतरे रंग का और नीचे का सफेद नजर आए, तो यानी कि समझ लीजिए वो गांव के रोड है, रूरल रोड्स हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, पर कभी भी आप रोड पे चलेंगे तो आप देख के आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिस रोड पे चल रहे हैं वो कौन सा है, नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है या डिस्ट्रिक्ट रोड है या रूरल रोड है। तो चलते हैं, हम कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको समझ लेते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उसको समझ लीजिए, आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज, मैक्सिमम नेशनल हाईवेज कहाँ है? सबसे ज्यादा, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पे है? वो है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे को पूछ रहा है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग को पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल 35 राजमार्ग हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। मैक्सिमम लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे की लंबाई कहाँ है? सबसे ज्यादा लंबाई, तो सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है? तो सबसे ज्यादा लंबाई है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर रोड भी पूछे तो सबसे ज्यादा रोड भी महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा सड़क हमारे महाराष्ट्र में ही है। और कौन से सारे अगर सड़क भी मिला दें, जैसे स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और जो गांव के रोड हैं और जो डिस्ट्रिक्ट के रोड हैं, अगर हम सारे मिला दें तो महाराष्ट्र ही इंडिया में नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा रोड्स वही हैं। उसके बाद हम बात करें कि मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ है? मैक्सिमम डेंसिटी यानी कि सबसे ज्यादा घनत्व। तो सबसे ज्यादा घनत्व मतलब हर 100 किलोमीटर में सबसे ज्यादा रोड कहाँ है? तो सबसे ज्यादा रोड है हमारे इकलौते शहर में गोवा।
याद रखिएगा गोवा। गोवा में सबसे ज़्यादा रोड है, क्योंकि एरिया के हिसाब से देखें तो हर 100 किलोमीटर में जितना रोड गोवा में है वो इंडिया के किसी और स्टेट में नहीं है। उसके बाद अगर हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम घनत्व, तो सबसे कम डेंसिटी कहाँ है? मिनिमम डेंसिटी, तो मिनिमम डेंसिटी है तेलंगाना में। और अगर आपसे यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से पूछे तो आप उसको लद्दाख पे टिक मार सकते हैं। सबसे लंबा मेटल रोड कहाँ है? लॉन्गेस्ट मेटल रोड, ये क्या होता है? सबसे लंबा धातु का रोड। धातु का रोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंक्रीट आपने सुना होगा, सीमेंट और गिट्टी को इस्तेमाल करके हम रोड बनाते हैं, तो उसमें लोहे के सरिये को डालते हैं, लोहे का भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ऐसे रोड को धातु रोड बोलते हैं। और सबसे ज्यादा वो कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है। और सबसे लंबा लॉन्गेस्ट नॉन मेटल रोड के बारे में बात करें तो नॉन मेटल रोड, तो वो कहाँ है? नॉन मेटल को क्या बोलते हैं? गैर धातु रोड के बारे में बात करें तो सबसे लंबा गैर धातु रोड कहाँ है? तो वो है, तो आपको याद रखना वो है उड़ीसा में, ओडिशा। ठीक है। सबसे पहला नेशनल हाईवे किसने बनाया था? तो सबसे पहले जीटी रोड किसने बनाया था? जीटी रोड किसको बोलते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड। ये क्या होता है? जिस रोड पे एक साइड जाने का होता है और एक साइड आने का होता है उसको हम बोलते हैं जीटी रोड। जो कि अब हमारे जो भी नेशनल हाईवे बनते हैं वो इसी जीटी रोड के कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। तो हमारे देश में सबसे पहले बनाया था, उनका नाम है शेर शाह सूरी। इन्होंने बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट किया था भारत में, बहुत ही विकास किया था भारत में। और ये रोड कहाँ से कहाँ बनाया गया था? तो ये रोड बनाया था सोनाग्राम से, सोनाग्राम ये कहाँ है? ये हमारे बांग्लादेश में ढाका में है। से बनाया था पेशावर कहाँ है? वो हमारा है छोटे भाई के यहाँ, पाकिस्तान। और कब बनाया था? ये बनाया था 1540 और 45 में। और ये डेट इस तरीके का ही याद करना हो, क्योंकि उतने पहले हमारा कोई कैलेंडर मेंटेन नहीं होता था, हमारे पास कोई कंप्यूटर नहीं था, तो हमें जो डेट मिला था, तो सरकार को जो डेट मिला था वो सिर्फ किताबों से मिला था। तो सरकार ने ये बता रखा है कि 1540-45 में ही उस रोड को बनाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाई एल्टीट्यूड रोड भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा रोड कौन सा है जिसपे आप मोटर वाहन चला सकते हैं, रोड पे गाड़ी चला सकते हैं, तो वो रोड आप याद रखिएगा। वो रोड है हमारा चिस्मुला और डमचोक में। तो वो रोड है हमारा चिस्मुला, CHISMULA। और कहाँ है? डैमचोक में है, डैमचोक, इसका नाम है चिस्मुला और डैम चौक। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता होगा अभी बहुत सारा इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। आपने देखा होगा पैंगोंग लेक के बारे में डिस्प्यूट चल रहा है कि फिंगर 5 फिंगर 4 आप वापस जाओ, हम वापस नहीं जाएंगे, इस तरीके का कुछ। तो ये वहीं पे ये रोड बनाया गया है। तो इस रोड को चाइना के बॉर्डर के साथ साथ बनाया गया है। और इस रोड की जो सबसे ज्यादा ऊंचाई है वो कहाँ पे है? वो है उमलिंगला पास, उमलिंगला दर्रा। तो उमलिंगला दर्रा जो है सबसे ज्यादा ऊंचाई वहीं पे है, करीब 19,300 फीट की ऊंचाई है। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ऊंचाई वाला रोड है। और पड़ता कहाँ है? ये लद्दाख में पड़ता है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन आए कि विश्व का सबसे ऊंचा रोड, हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहाँ पे है, तो आप याद रखिएगा लद्दाख आए ऑप्शन में, तो लद्दाख टिक मार दीजिएगा। तो अगर चिस्मुला या डमचोक दिखे तो उस पर मार दीजिएगा, और अगर उमलिंगला पास दिखे तो उस पर मार दीजिएगा। इन सब में से ऑप्शन में कोई एक ही होगा, सारे तो हो नहीं सकते हैं। आपके हाईवे से रिलेटेड इससे ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं। तो आप सिर्फ इतना ही इसको रिवाइज कर लीजिए।
अभी हम आपसे थोड़ी देर में फिर मिलते हैं।